हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर की। ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है और पैराग्राफ टाइप है, मतलब यहाँ पर आपने रिटर्न में वर्क करना होगा, थिंकिंग कैपेसिटी लगानी होगी और एक पैराग्राफ बनाना होगा आंसर में। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच वन। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल देने हैं आपने, तो यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि खरीफ क्रॉप्स होती क्या हैं। वे फसलें जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं। और रेनी सीजन में पेडी यानी कि चावल होते हैं, मेज यानी मक्का होता है। रबी क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो हम सर्दियों में बोते हैं, जैसे गेहूँ, चना और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस तरह के आंसर देने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली मैटर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर बात करनी है आपने, तो मुझे उम्मीद है इतना हम पढ़ चुके हैं तो इनके ऊपर आप पैराग्राफ बना सकते हैं। और उसके बाद हम सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में भी यहाँ पर पैराग्राफ जो है बनाना है। ठीक है, आप ये डायरेक्ट यहाँ नोट से पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने बताना है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपने डिफरेंस बताना है। ये इस चैप्टर का की क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर आता है, कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर को एक तरफ रख लेंगे, मैन्योर को एक तरफ रख लेंगे। उसके बाद हम टेबल बनाना शुरू करेंगे। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो कंपनी में बनाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर नेचर जो होती है वो कंपाउंड क्रिएट नहीं करती, यहाँ मैन मेड होते हैं ये। उसके बाद मैन्योर जो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, और इसमें हम बायोलॉजिकल जो वेस्ट होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया जो है, माइक्रोबैक्टीरिया यहाँ पर जिनको डीकम्पोजर कहा जाता है, वो उस नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में बदल देते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, मैन्योर किसी भी फील्ड में बनाए जा सकते हैं, खाली जगह पर, घर में, मैदान में, किसी प्लाट में ये जो है बनाए जा सकते हैं। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सोइल। ह्यूमस का मतलब होता है वो पोषक तत्व पौधों के लिए जो जरूरी होते हैं, जैसे हमारे लिए खाने की अलग अलग चीजें होती हैं, इसी तरह से पौधों को भी एक तरह के ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है जिसे ह्यूमस कहा जाता है। उसके बाद मैन्योर जो होंगे वो ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं और वो प्लांट्स के फूड की तरह काम करते हैं। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन। यहाँ पर फर्टिलाइजर जो होते हैं वो डायरेक्ट उस फॉर्म में होते हैं जो पौधों को चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, यानी पौधों को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट उन्हें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन मैन्योर के लिए यहाँ पर पौधों को जो है वर्क करना पड़ेगा, उसे यूज करना पड़ेगा, तभी जा करके वो बेनिफिट होगा उनका। तो मैन्योर का जो रेट है यहाँ पर, वर्किंग रेट है, वो कम है। ठीक है, और फर्टिलाइजर का वर्किंग रेट ज़्यादा है, मतलब ये बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट दे देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विद विच कंजर्व वाटर। कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखे पानी को, ऐसे दो मेथड बताने हैं जिनमें ज़्यादा पानी वेस्ट ना होता हो। सबसे पहले हम बताते हैं इरिगेशन होता क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। अलग अलग इंटरवल्स पर जो पौधों को पानी दिया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए, उन्हें उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब वो दोहराया जाएगा वही क्रम, यानी एक बार पानी दिया हमने, दोबारा कब दिया जाएगा पर क्रॉप में, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बोला गया है। ये इसका टाइम और इसकी वैल्यू अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। सोइल टू सोइल यानी मिट्टी का भी फर्क होता है, जैसे रेतीली मिट्टी अगर है तो कम पानी में काम चल जाएगा, लेकिन बार बार देना पड़ेगा कम पानी। और अगर काली मिट्टी है तो उसमें हमें एक बार पानी देना है और कई दिन तक वो चल जाएगा। क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन, अलग अलग सीजन में भी इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। दो मेथड यहाँ पर हैं जो हम यूज कर सकते हैं पानी बचाने के लिए।
स्प्रिंकलर सिस्टम यानी फव्वारे का जो सिस्टम होता है, ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है। दिस सिस्टम इज यूज्ड ऑन ऑन द अनइवन लैंड्स वेयर वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने बताया था वही चीज़ रिपीट हो रही है, पानी की जगह पर कमी होती है वहाँ पर ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइप। यहाँ पर मेन पाइप जो वाटर कैरी पाइप है उसके ऊपर एक फवारा टाइप जो है अरेंजमेंट की जाती है। उसके ऊपर एक घूमने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसमें से पानी जो है बाहर आएगा और पानी एक फवारों की तरह चारों तरफ फैलता रहेगा। ये जो फुहारे की जो इंस्ट्रूमेंट है या नोजल है, रोटेटिंग नोजल, ये कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि एक डेफिनेट रोटेशन तक जाएगा, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। यानी इस केस में यानी इस सिस्टम में पानी एक डेफिनेट अमाउंट में लगता है और कंटिन्यूसली अपना काम करता रहता है। ड्रिप इरिगेशन ये दूसरे तरह का जो है सिस्टम है, इसमें हमें फुहारों की नीड नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, पतली पतली पाइप जो है वो पौधों की जड़ों के आसपास से निकाल देते हैं, ठीक है, और उनमें होल कर देते हैं जहाँ पर प्लांट उगा हुआ है उसके पास, और उन पाइप में से फिर पानी को जो है पास कर देते हैं। उससे क्या होगा, पानी उन तक जाएगा और वो रिसेगा, मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके गिरेगा, और उससे पानी का जो लॉस भी नहीं होगा और डायरेक्ट वो पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ वीट वर सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। ये कहता है कि अगर गेहूं को हम उसके सीजन की बजाय दूसरे सीजन में बोएं तो क्या होगा। वीट क्रॉप डज नॉट रिक्वायर मच वाटर। जो वीट क्रॉप होती है यानी गेहूं की जो फसल होती है उससे पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती, लेकिन अगर हम इसे बारिश के मौसम में बो देंगे, इसका मतलब नेचुरल वे में पानी जो है इन्हें मिलता रहेगा, उससे वो ग्रो नहीं कर पाएंगी क्योंकि पानी में फिर ये स्टेबल नहीं रह पाती, इनकी जड़ें जो होती है वो ज़मीन के ऊपर होती हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को जो है स्टेबल नहीं रख पाएंगे गीली मिट्टी में, और धीरे धीरे इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और ये एक तरह से रुक जाएगी इनकी ग्रोथ। एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। एक फील्ड में अगर हम लगातार फसलों को बोते रहें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हमें दिखता है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सोइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिशन। अगर हम एक ही तरह की फसल बोते रहें और उस क्रॉप को डेफिनेटली किसी न किसी एलिमेंट की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो एलिमेंट कम हो जाएगा मिट्टी में क्योंकि बार बार उसका यूज हो रहा है प्लांट्स में, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, और फसल जो है वो उपजाऊ नहीं रहेगी, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी। द फील्ड बिकम्स अनफर्टाइल, यानी अनफर्टाइल हो जाएगा यानी उपजाऊ नहीं रहेगा। इट डज नॉट गिव एनी टाइम टू रिप्लेस द न्यूट्रिशन। यहाँ पर अगर हम बार बार फसलों को एक ही जगह पर बोते रहेंगे तो उस मिट्टी को मौका नहीं मिलेगा अपने आप की जो कमियां हैं उसको पूरा करने में, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्स करते थे, डिफरेंट एलिमेंट फिक्स करते थे, उन्हें टाइम नहीं मिल पाएगा फिर वो अपना काम करें। तो क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो हमें इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि लगातार उसको रोटेशन होता रहे, यानी बार बार अलग अलग तरह की फसलें जो हैं हमें बोनी चाहिए। उसके बाद ये एक न्यूमेरिक यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, उसमें ये कहता है व्हाट आर वीड्स। वीड्स के बारे में बात करता है, वीड्स होते क्या हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या है और इन्हें हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। वो प्लांट्स जो अपने आप उगाते हैं जिनकी नीड नहीं होती खेत में, फील्ड में, उन्हें वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और उन पौधों को अपने क्रॉप फील्ड से हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे वीडिंग कहा जाता है। इसके कई तरीके हो सकते हैं इसको हटाने के, जैसे यहाँ पर टिलिंग मेथड है एक जिसमें हम प्लग का यूज करते हैं, जिसमें पौधे के साथ साथ हम ऊपर की जो परत है मिट्टी की उसको क्या कर देते हैं, टिल कर देते हैं, हटा देते हैं। उससे क्या होगा, जो भी जड़ें वगैरह है उसकी वो बाहर निकल जाएंगी और दोबारा ग्रोथ का उसे मौका नहीं मिलेगा।
उसके बाद है मैनुअल रिमूविंग। मैनुअल का मतलब होता है जो फिजिकल रिमूवल होता है, यानी हाथ से अगर हम उन्हें बाहर निकालें या कट करें जैसे भी, वो मैनुअल रिमूवल होता है। उसके बाद है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम किसी फर्टिलाइज़र का की तरह ही केमिकल होते हैं जिन्हें वेडिसाइड कहा जाता है, उनका यूज करेंगे। उससे हम वेड्स जो हो यहाँ पर हैं उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये केमिकल मेथड है। लेकिन जितने भी कोशिश हो हमें केमिकल मेथड से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट धीरे धीरे मिट्टी पर होता है। मिट्टी अनफर्टाइल होती रहती है और कंटिन्यूसली उसमें जो एलिमेंट होंगे जो वेडिसाइड से आए हैं, वो उस आसपास के पानी को भी क्या कर देंगे, मेन सोर्स का अगर कोई पानी है तो उसे धीरे धीरे क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, पोल्यूटेड कर देंगे। तो हमें इससे बचना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।